बहनों भाइयों, मैं सत्यप्रकाश आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो आपको टेट सुपर टेट दोनों ही एग्जाम में बहुत ही आपको लाभकारी सिद्ध होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी या सीरोलॉजी? जल्दी से आप बताइए। यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप अपना गैस करिए। भाई अगर हम कीड़ों के अध्ययन के बारे में हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। अगर ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो ये हमारा पक्षी विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम फाइकोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारा ये शैवालों का अध्ययन के बारे में आ जाता है। भाई अगर हम सीरोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारा जो है सीरम के अंतर्गत, सीरम्स के अध्ययन के अंतर्गत जो है विज्ञान, उसको सीरोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या सिल्वीकल्चर? जल्दी से आप बताइए। तो अगर हम यहाँ पर हम रेशम कीट पालन के बारे में बात करें, ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। आपको कभी पिसिकल्चर पूछ लेगा, कभी आपको एपीकल्चर पूछ लेगा, कभी आपको सेरिकल्चर पूछ लेगा। तो अगर आपको याद किए होंगे, अच्छे से अध्ययन किए होंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर रेशम कीट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा क्या आता है? सेरिकल्चर। भाई पिसिकल्चर के बारे में बात करें तो पिसिकल्चर के अंतर्गत हम मत्स्य पालन के अध्ययन को हम पिसिकल्चर कहते हैं। वहीं एपीकल्चर क्या है हमारा? मधुमक्खी पालन। वहीं सिल्वीकल्चर की बात करें तो पेड़ पौधों के संबंधित अध्ययन को हम वहाँ पर हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? जल्दी से सोच कर बताइए आप। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आप टेट सुपर टेट नहीं किसी भी एग्जाम में आप देंगे तो जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबे दिन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को ही हम क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को कहते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है ना, मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है हमारा मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसीलिए इस दिन मकर संक्रांति कहते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अगर आपके 21 जून के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं कर संक्रांति। इस दिन होती है कर संक्रांति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 21 जून के लिए सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, मकर संक्रांति होती है। इसीलिए यहाँ 21 जून को यहाँ पर कर्क संक्रांति होती है। 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। अगर हमें 21 मार्च और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर ये दोनों जो है हमारे 21 मार्च और हमारा 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जो हमारे हैं पृथ्वी पर दिन और रात यहाँ पर बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात ये हमारे बराबर होते हैं। इस दिन हम समझते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ, फिजियोग्राफ? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। अगर हम भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो आता है जो कि है सिस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या है? हमारा हार्ट से संबंधित है। हृदय से हमारा तीव्रता को संबंधित है। बैरोग्राफ वायु दाब मापने से संबंधित हमारा। तो ये आपको जनरली क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया जाता है कि भूकंप की तीव्रता का माप किस में नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापते हैं। वहीं
हार्ट के लिए कार्डियोग्राफ का हम यूज़ किया जाता है, बेरोग्राफ वायुदाब के लिए यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का या लोहा का? बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, समुद्री शैवाल। अगर हम समुद्री शैवाल के बारे में हम बात करें तो हमारा जो है आयोडीन, आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी से हमारे क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से हमारे लिए घेंगा रोग, ग्वाइटर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? जल्दी से आप बताइए। तो अगर हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करें, ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। जैसे कि उसके अंतर्गत अगर हम ग्रीन हाउस के बारे में बात करें तो हमारी मेथेन आती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, जल वाष्प है। ये जो हमारी हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। आपको समझते अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन परतों को, किन किरणों को अवशोषित करती है? तो वो है हमारा गामा किरण, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या बीटा किरणें। क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। ये त्वचा कैंसर जैसी घटनाएं हमारे बॉडी के अंदर हो जानी स्टार्ट हो जाती हैं अगर ये पराबैंगनी किरणों को न रोका जाए। तो जो है ओजोन परत हमारे यहाँ पर सही आंसर जो होगा पराबैंगनी किरणें सही ऑप्शन होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, झूम खेती कहाँ पर पाई जाती है? केरल, तमिलनाडु, मेघालय या बिहार? झूम खेती बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम के हिसाब से। झूम खेती है जो हमारे पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इसमें कि हमारा हो गया मेघालय है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। यहाँ पर हमारा जो है क्या पाई जाती है? झूम खेती पाई जाती है। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती वो है जहाँ एक स्थान पर खेती ना होकर पर्टिकुलर स्थान जगह को खाली करके वहाँ पर खेती की जाती है, फिर उसको वहाँ छोड़ दिया जाता है, फिर नई जगह पर स्थान पर जाकर खेती की जाती है। तो झूम खेती जगह जगह पर होने वाली ये खेती होती है, झूम खेती, जो कि मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में ही पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर पता है तो आसान, नहीं पता है तो ये भी बहुत कठिन है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है हमारा, अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये जो हमारा है शुष्क बर्फ का ठोस रूप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? चारों ही डेटें आपकी एग्जाम में बार रिपीट होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चारों ही क्वेश्चन के हिसाब से अगर विकल्प के हिसाब से देखा जाए, अगर हम 16 सितंबर को हम बात करें तो जो हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व हमारा वानिकी दिवस, 21 मार्च को क्या है हमारा? वानिकी दिवस। 21 मार्च को हमारा है विश्व वानिकी दिवस। भाई 19 नवंबर, कई बार पर्यावरण में पूछा भी गया है आपसे, पर्यावरण के अंतर्गत सुपर टेट में, टेट के अंतर्गत शौचालय दिवस, शौचालय दिवस। भाई 26 नवंबर क्या है हमारा? विधि दिवस, विधि दिवस। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो यहाँ पर अगर हम विश्व ओजोन दिवस के बारे में बात करें तो हमारा सही आंसर होगा हमारा 16 सितंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर अगर हम सही क्वेश्चन के हम बारे में बात करें तो कृत्रिम वर्षा के लिए हम जो है मुख्यतः यूज करते हैं वो है हमारा सिल्वर आयोडाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कश्मीरी महामेरक कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए परीक्षा के हिसाब से।
कश्मीरी महामिर्ग कहाँ पाए जाते हैं? दासीग्राम, जैसे कि आप जानते हैं दासीग्राम कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? कान्हा और आपका बांधवगढ़, ये दोनों ही आपके एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। भैया अगर सस्का की बात करें तो ये हमारे राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो अगर हम कश्मीरी महामिर्ग के बारे में बात करें तो हमारा कश्मीरी महामिर्ग जो है दासीगाम में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई क्या है? डेसिबल में नापते हैं, डॉप्सन में नापते हैं, क्यूसेक में नापते हैं, या फेदम में नापते हैं? तो अगर यहाँ पर हम ध्वनि की तीव्रता के नापने की इकाई के बारे में बात करें तो ध्वनि की तीव्रता जो है हमेशा डेसिबल में नापी जाती है। वहीं अगर डॉप्सन के बारे में हम बात करें, ये ओजोन परत की इकाई को इसमें नापा जाता है। ओजोन परत की इकाई को डॉप्सन में नापा जाता है। क्यूसेक क्या है? क्यूसेक जो है पानी के बहाव को नापने की इकाई एक होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि डैमों से हम जनरली पानी छोड़ दिया जाता है तो वहाँ आप तो लीटर में तो नाप नहीं सकते, उनको एक इकाई होती है क्यूसेक। तो उसको क्यूसेक में ही उसके पानी के बहाव को नापा जाता है या मापा जाता है। तो सही आंसर इसका होगा आपका होगा ध्वनि की तीव्रता हमारी डेसिबल में नापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी सबसे अधिक किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए, चावल के लिए? तो अगर हम काली मिट्टी के बारे में अगर हम यहाँ बात करें आपसे तो काली मिट्टी सबसे अधिक जो है हमारे लिए कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है कपास काली मिट्टी पाई होती है कपास के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा कपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? शायद ही कोई एग्जाम होता होगा जहाँ विटामिन के बारे में साथ कुछ आपसे पूछा नहीं जाता है, तो यहाँ विटामिन के आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो विटामिन के बारे में हम बात करें तो इसमें स्कर्वी रोग के बारे में पूछा गया है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो अगर स्कर्वी रोग के बारे में बात करें तो सही ऑप्शन इसके हिसाब से हमारा होगा विटामिन सी। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए रतौंधी। विटामिन ए को कमी से होने वाला जो रोग है वो रतौंधी है। तो वहीं विटामिन डी जो हमारे हड्डियों से संबंधित हमारा रोग है, इसमें हड्डी हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोमालाइसिस को कहा जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत हमारा क्या है प्रकृति में? सूर्य। सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है जो विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। वहीं विटामिन के बारे में अगर हम बात करें, विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का बॉडी के अंदर जमाने में सहायता करता है। अगर विटामिन के की अगर हमारे अंदर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमारा विटामिन के बॉडी में बनेगा नहीं। तो क्या हो जनरली क्या होगा, हमें अगर चोट लग जाती है तो आप देखते हैं कि हमारा बॉडी ये स्किन के ऊपर एक थक्का जम जाता है, वो विटामिन के की बदौलत ही जमता है। अतः विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में सहायता करता है। वैसे भी विटामिन अगर बारे में हम बात करें तो विटामिन हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील, एक बहुत ही अच्छी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और एक जल में बिना जल में घुलनशील। तो अगर हम इसके बारे में हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, आप ये सूत्र हल कर लीजिए। आपने जनरली ब्लड पढ़ा होगा WBCs, बस सिंपल। W से क्या? वाटर, BC मानी BC। जल में घुलने वाले कौन से हैं वाटर में? जल में B और C, विटामिन B व C, ये हमारे कहाँ होते हैं? जल में। बाकी सभी जो विटामिन है हमारे कहाँ पाए जाते हैं? फैट में, वसा में। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपके लिए WBC, इससे आप याद कर लेंगे। आपने जल के याद कर लिया तो बाकी जो विटामिन बचे होते हैं वो आपके फैट में पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके लिए आज की ये परामर्श से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे और निश्चित ही आपको अच्छी एक नॉलेज मिली होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो निश्चित ही आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच।